बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें टेक्निकल इसका चेक करेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे एंड इसमें एक सपोर्ट पॉइंट ढूंढेंगे जहां से ये यू टर्न ले सकता है, जो कि इसमें टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसकी टेक्निकली बात करें तो अभी जो यहाँ पे एक रिकवरी आया था, ठीक है, एक मंथली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट लगा लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम इसे देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया था, एक ग्रीन कैंडल। तो हमें लग रहा था ये यहाँ से शायद वापस ऊपर क्यों निकल जाए, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो हमें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट है ये लेवल, और ये लेवल है 161 का। तो हो सकता है 161 के पास से ये यू टर्न हो जाए। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये 160 170 से लेके 160 का एक रेंज है जहाँ से यू टर्न हो सकता है। चलिए हम इसका पहले कुछ फंडामेंटल चेक कर लें और उसके बाद फिर से हम लोग टेक्निकल पे आएंगे। तो बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का जो अभी पी चल रहा है वो 13.4 है, जो कि ठीक है। एक 15 के ऊपर होता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन 13.4 भी ठीक है। और अगर नीचे यहाँ पे जाएंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ये सब होने के बावजूद भी अभी बहुत ही ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर चल रहा है। अभी हम लोग इसके पीयर्स कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, बजाज कंज्यूमर का, और यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर है, इसके साथ अगर हम लोग पीयर्स कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ जो मार्केट का जो कैपिटल बेसिस पे ये जो कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और बजाज कंज्यूमर उसके सामने बहुत छोटी कंपनी है। और इसका जो स्टॉक पी है 43 और इसका 13 है। तो अगर इन दोनों की डिवाइड करके अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये पी ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे 46 है और 84 करोड़ यहाँ पे 2.5 करोड़। ठीक है, इतना मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, तो भी इसका 46 है, इसका 13 है, तो इसका पी ज़्यादा है। आपको यहाँ से कंपैरिजन से पता चल रहा होगा, राइट। यहाँ से आपको कंपैरिजन से पता चल रहा होगा कि इसका जो पी है वो अभी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 46 और यहाँ पे 13.41। तो अगर हम लोग फिर से इसमें नीचे चले जाएंगे और हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को अभी यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे जब क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं तो सीधे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हम सीधे नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि ये अभी जो लास्ट क्वार्टर गया है, दिसंबर क्वार्टर, इन्होंने 40 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है, और सितंबर क्वार्टर में 47 करोड़ का किया था। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 7 करोड़ का जो पहले 47 था, तो इससे ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा की बजाय इससे कम आया। तो यहाँ पे ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। प्लस अगर हम लोग दिसंबर लास्ट ईयर की क्वार्टर के साथ इसका अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 58 था, यहाँ पे 40 है। तो फिर से यहाँ पे हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रहा है, तो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे ये दोनों में क्या है, यहाँ पे जो अभी प्रॉफिट हुआ है, अभी भी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है फॉर श्योर, लेकिन अभी जो लास्ट जो क्वार्टर ये जो ग्राफ चल रहा था, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्राफ थोड़ी सी डाउन हो गई है, थोड़ा सा नीचे की ओर आया है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अगर इस तरीके से जाता है तो उसका शेयर भी इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है, ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग और नीचे जाएंगे और इसके पीछे का जो भी 10 साल का यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, लेकिन हम लोग पीछे 5 साल का ही सिर्फ सिर्फ कंपेयर करेंगे, और वो भी नेट प्रॉफिट ही सिर्फ कंपेयर करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था, ठीक है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है 21, उसका हम कंपेयर करेंगे तो 271 करोड़ का था। उसके पहले कितना था, 231। तो यहाँ पे एक जंप है, तो ये जंप चलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, तो शेयर प्राइस में भी उछाल आएगा। इसके पहले देखेंगे मार्च 2019 में 288 था, और ये तो यहाँ पे 231, यहाँ पे 271। तो जो मार्च वाला जो ईयर था, ठीक है, 2019-20 जो ईयर था, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और ये अच्छा प्रॉफिट भी दिया था। और उसके पहले देखेंगे तो 275, मतलब जो 18-19 में था वो उस समय कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो रहा था। लेकिन जो 20 और 21 वाला है, इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है, लेकिन जो पहले के मुकाबले जो प्रॉफिट है, पीछे के मुकाबले थोड़ा प्रॉफिट कम जनरेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का जो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, ठीक है, 12 मंथ का, ये जो है लास्ट 4 क्वार्टर का है, अभी इस क्वार्टर का नहीं है। तो ये हो सकता है Q4 का हो और उसके बाद Q1 टू Q3 इस ईयर का हो। ठीक है, तो ये 230 है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 271 है, जिसमें क्या
ये अभी तक 230 ही हुआ है लास्ट 4 क्वार्टर में। तो लग रहा है मुझे लास्ट में जब इस ईयर का ये पूरा ईयर खत्म होगा तो ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो थोड़ा सा इनका नीचे ही होने वाला है। अभी हम लोग और नीचे जाएंगे और चीज़ें हम लोग इसमें चेक करेंगे। सीधे मैं चला जाता हूँ अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो भी ये बड़े इन्वेस्टर हैं एफ आईज एंड डी आईज हैं ये क्या एक्शन ले रहे हैं ये इसकी हम लोग को जानकारी होगी यहाँ पे। तो जो प्रोमोटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो दिसंबर से जितना भी उनके पास स्टैक था वो अभी भी इंटैक्ट है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। और एफआईज की बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने जून क्वार्टर में थोड़ा सा माल बढ़ाया था, फिर सितंबर में घटाया, और यहाँ पे दिसंबर में देखेंगे तो इन्होंने 24.4 ऑलमोस्ट 24.5 से 18.83 कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे डाउन साइड हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भी जितना भी इनके पास माल था उसे बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल करके एग्जिट कर दिए हैं और अभी सिर्फ 18% ही होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो 18% 19% होल्ड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 5% इन्होंने सेल किया है लास्ट क्वार्टर में। ठीक है। अब बोलिए 5% सेलिंग हुई है तो वो हम लोग को चार्ट पे दिख रहा है। और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने यहाँ पे माल उठाया है, इन्होंने 5% से ज़्यादा का माल बेचा है। लेकिन जो डीआईज ने माल यहाँ पे उठाया है ये हम लोग देखेंगे कि डीआईज ने लगभग लगभग जो लास्ट क्वार्टर में जितना माल था उतना है, उससे थोड़ा सा माल और ज़्यादा से अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1% जैसा माल इन्होंने उठाया है। ठीक है। और इन्होंने बेचा कितना है 5% माल। तो वो चीज़ हम लोग को चार्ट पे नजर आ रही है। और पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक ने यहाँ पे माल उठाया है। ठीक है। 5% माल उठाया है। तो यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं एफ आई से इन्होंने माल बेचा है और डी आईज में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है और पब्लिक ने थोड़ा माल उठाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर डी आईज के पास भी माल उतना ही होता और एफ आईज के पास माल उतना ही होता और डी आईज ने माल उठाया होता तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है ये हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन जो पहले जितना कंपनी प्रॉफिट बनाती थी उससे कम प्रॉफिट बना रही है। सिर्फ ये यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे फिर से, ठीक है, तो चार्ट पे अभी जो मैं आपको बता रहा था ये जो सपोर्ट जोन है ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी लास्ट वीक का जो कैंडल इसने क्लोज किया है, ठीक है, लास्ट वीक का जो कैंडल इसने क्लोज किया है और ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल लास्ट वीक का ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हुई थी लेकिन ये बहुत पहले से सेलिंग हो आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के कारण ही शेयर ऊपर चला गया था। अगर सेम इसी तरीके से का सिनारियो यहाँ पे होता है और नेक्स्ट वीक में जैसे मार्केट ओपन होता है और ये शेयर गैप अप ओपन हो, ठीक है, ये शेयर अगर गैप अप ओपन हो के यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो फिर से एक हम लोग को यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये शेयर नीचे की ओर टच कर देता है तो हो सकता है कुछ इस साइड का इस तरीके का कैंडल बना दे, यहाँ पे आएगा ये टच करके फिर ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में हमें इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है इस लेवल पे। अगर इस लेवल को ये सपोर्ट नहीं करता है समझ लीजिए आने वाले समय में, तो ये क्या होगा, इसका ऑल टाइम जो लो है यहाँ पे है। मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ठीक है। तो ऑल टाइम जो लो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूंगा और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन का मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, अगर ये स्लोली इसको यहाँ पे आता है और धीरे धीरे इस सपोर्ट पे यहाँ पे टच करता है तो ये जो सपोर्ट नज़र आ रहा है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। लगभग लगभग 161 के पास। तो मुझे लग रहा है ये 161 या फिर 150 के बीच में इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो बात मानिए काफ़ी नीचे निकल जाएगा। तो अगर इस कहीं पे भी इसमें किसी को पॉजिटिव पोजीशन बनाना है, ठीक है, एक ऊपर के लिए जो पोजीशन बनाना है इसमें, तो हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक पोजीशन बनाना पड़ेगा। जो भी पोजीशन होगा उसमें क्या करना होगा हम लोग को, बहुत ही कम क्वांटिटी में। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग को एक तो हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग को यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे जाके एक दिखना चाहिए, प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। ठीक है। वो प्राइस एक्शन कैसा होगा, तो वो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो जैसे ही एक नेकलाइन ब्रेक होगा हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे खरीद सकते हैं, कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, कुछ परसेंटेज में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद ये शेयर
अगर उसके बाद फिर से और ऊपर निकलता है और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो और शेयर खरीद सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमको एक बार ऊपर की तरह प्राइस एक्शन नहीं दिखा देता है, तब तक हम लोग को ज़्यादा बाई इसमें नहीं करना है, ज़्यादा पोजीशन में बाई नहीं करना है, ठीक है? इन सारी बातों का ध्यान रख के आपको अपने पोजीशन एस्टेब्लिश करना है इसमें। अगर आपके पास बहुत पहले से कोई भी शेयर पड़े हों, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे और शेयर नीचे जाता रहेगा तो आपका ही लॉस होगा देखिए। और आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो मैंने ऐसा बहुत बार किया है और बहुत ज़्यादा इस चक्कर में मैंने पैसे लॉस किए हैं। तो अभी मैं कभी भी किसी भी शेयर में एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी बाइंग यहाँ पे इस कैंडल को देख के मैंने बाई कर लिया, तो लास्ट स्विंग के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाता हूँ, लेकिन लास्ट स्विंग के नीचे मैं लगा के अपना स्टॉप लॉस छोड़ देता हूँ, ठीक है?